हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज से हम लोग आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट करें। जो सीटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं 2011 से 2024 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले हम लोग सीडीपी वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। सीडीपी का पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे 2011 से 2024 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं, और इन सब की प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप लोग ये सारे वीडियो सारी सीरीज कंप्लीट कर ले रहे हैं तो सीडीपी में कुछ भी और पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता को, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता को, अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, या फिर पढ़ाने की उत्सुकता को। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होगी वो हो जाएगी धैर्य और दृढ़ता। क्या हो जाएगी? धैर्य और दृढ़ता। और धैर्य और दृढ़ता के माध्यम से एक जो शिक्षक होता है वह किसी भी परिस्थिति में, कितनी भी कठिन स्थिति हो, उस स्थिति में जो है आसानी से निपट लेता है, सहज रूप से उस स्थिति को सॉल्व कर पाता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है व्याख्या में कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र छात्रा की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने यहाँ पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर है? मतलब कोई अध्यापक जो है स्कूल में जाता है वह सब ये परिस्थिति देखता है और उसको ये पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पे बताया गया इस स्थिति से निपटने का कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो पाएगा। जैसे कि ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को इस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे उचित ऑप्शन यह हो जाएगा कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। मतलब जो प्रॉब्लम आ रही है, जो उनको प्रॉब्लम लग रही है, जो पेरेंट्स आए हैं यहाँ पे स्कूल में, तो क्या करना चाहिए? उस टीचर से जो है उसको सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह अवस्था कौन सी होती है? तो जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई थी, तो पूछा गया है वस्तुओं व घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से बच्चा चिंतन कौन सी अवस्था में कर पाता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कौन सी अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा होता है वह क्या करता है? वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था की जो एज होती है 7 से 11 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है। ये 5 योग्यताएं आपको याद रखनी कौन कौन सी होती हैं जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं होती हैं, जैसे कि संरक्षण कर पाना, संख्या बोध कर पाना, क्रमानुसार चीज़ों को लगा पाना, वर्गीकरण कर पाना और पारस्परिक संबंध बना पाना। तो ये सारी विशेषताएं होती हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध बढ़ाने की तकनीक से। तो मन का मानचित्रण संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अब देखो, जैसे यहाँ पे बताया गया है, मन का मानचित्रण का अर्थ है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अतः अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने की संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप
विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने के संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। तो सबसे बेहतर तरीका हो जाएगा उनकी क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, अच्छा शिक्षा के लिए व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो यहाँ पे सृजनात्मकता का पोषण कौन सा ऑप्शन करता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, मतलब जो उनके अंदर जो प्रतिभाएं छिपी हुई हैं उनको जो है निखारना अच्छे रूप से, और उनको जो है निखारने के लिए अच्छा जो पोषण प्रदान करना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। अब देखो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए केवल तार्किक चिंतन, वस्तुओं घटनाओं के बारे में पूछा जाए, तार्किक चिंतन बच्चा कब स्टार्ट करता है तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अब यहाँ पे अमूर्त शब्द ऐड हो गया है, तो यह विशेषता होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की, तो जीन पियाजे के अनुसार चौथी अवस्था होती है। तो यहाँ पे ए वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की। और इसकी एज होती है 11 वर्ष प्लस, मतलब 11 वर्ष से जो अधिक बच्चा होगा आयु का वह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। जन्म से 2 वर्ष की एज होती है संवेदी प्रेरक अवस्था की, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और 7 से 11 वर्ष की एज होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। अब यहाँ पे पहली दूसरी तीसरी चौथी अवस्था कौन सी है, जैसे कि पहली अवस्था होती है संवेदी गामक अवस्था, दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक। तो इनका क्रम भी आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो सीखना समृद्ध कब होगा सबसे अधिक, तो यहाँ पर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए उस जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, मतलब आसान बनाए। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया, बिल्कुल सही कथन है। सीखना लक्ष्योन्मुख होता है, ये भी सही है। अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया, ये भी सही है। तो यहाँ पे पूछा गया नहीं मानना चाहिए, तो निगेटिव ऑप्शन यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि शैक्षिक संस्थान ही नहीं होते हैं। जैसे कि बच्चा अपने मित्रों के द्वारा सीखता है, परिवार में सीखता है, शैक्षिक संस्थानों में सीखता है, मीडिया के माध्यम से सीखता है, टीवी के द्वारा सीखता है, सोशल मीडिया के द्वारा सीखता है, मतलब अनेक रूपों से बच्चा सीखता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन गलत दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में निगेटिव पूछा गया, मतलब नहीं मानना चाहिए। तो इसके अनुसार यही ऑप्शन हो जाएगा कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, ये ऑप्शन यहाँ पे निगेटिव दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, या फिर को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो 5वीं कक्षा का अगर दृष्टिबाधित विद्यार्थी है तो उसके साथ जो अन्य जो सामान्य रूप से जो विद्यार्थी हैं तो उन्हीं के अनुरूप जो है उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, जिससे कि वह अपने आप को मतलब नीचा ना समझ सके। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य संगति की आवश्यकता,
सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो यहाँ पे पूछा गया सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, इसका संबंध कुछ भी नहीं है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ। तो यहाँ पे बी ऑप्शन निगेटिव दिया गया, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकलना एक शारीरिक आवश्यकता है, ना कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो वह है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधित विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा संस्थान है या फिर ऐसा स्थान है जहाँ शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। शिक्षक द्वारा दिए गए उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे व्याख्या बताई गई है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वह अभिप्रेरित है, मतलब यदि वह मोटिवेटेड है। अध्यापक छात्रों के पूर्व अनुभवों तथा विशेषकर रुचियों को प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए प्रेरित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं पूछा गया, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं होगा। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह बहुत होशियार है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, वे बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न के उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हैं। रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं सकते, जिससे उसे आगे के प्रश्नों में समस्या होगी। अतः रटना जो है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं होता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। अगला प्रश्न है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देते हैं। तो कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन वह विद्यालय में बात करती है। तो इसका तात्पर्य है कृतिका को अपना यहाँ पे उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, जिसकी वजह से वह विद्यालय में ज़्यादा बातें करती है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो इसमें कौन सा क्षेत्र संबंधित है? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाने का विज्ञान है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी के अनुरूप उसमें जो है सुधार करने का प्रयास करता है। सीखने की प्रक्रिया में अब प्रेरणा के बारे में बताना है। यहाँ पे पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है। प्रेरणा जो है सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग बनाती है। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा है, तो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है,
शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठचर्या शब्दावली है ये जो संकेत करती है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अब जैसे कि बताया गया यहाँ पे निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि छोटे बच्चों में सीखने, याद रखने और जानकारी का प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता सामान्य स्तर पर होती है। इसलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का आवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता नियम, सीखने का सादृश्यता का नियम। तो यह संबंधित है सीखने के सादृश्यता के नियम से, सीखने के सादृश्यता के नियम से। अब बताया गया यहाँ पे देखो, सीखने का सादृश्यता नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका है। वह उसके साथ वैसी प्रतिक्रिया करेगा जैसे कि उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। दूसरों के साथ झगड़ा करना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ में। अब जैसे यहाँ पे देखो बताया गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 NCF 2005 में समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को समान एवं विशेष प्रकार के बच्चों को एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी को उपाधि देना, शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए हमें सचेत रहना चाहिए शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करने के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से है, जिसमें बच्चा अक्षरों को पहचान नहीं कर पाता है, जिस कारण उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने में समस्या महसूस होती है। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए तथा उन्हें अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। विकास का जो निरंतरता का सिद्धांत है, इसके अनुसार विकास संपूर्ण जीवन चलता रहता है। विकास प्रसव पूर्वावस्था से स्टार्ट हो जाता है, प्रसव पूर्वावस्था से या फिर गर्भावस्था से जो है विकास की शुरुआत हो जाती है, और विकास जो संपूर्ण जीवन चलता रहता है। किसके अनुसार? विकास के निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार।
अगला क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। अब जैसे कि बताया गया है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जर्मनी के गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने बढ़ावा दिया था। जैसे गेस्टाल्ट शब्द जो है इसका तात्पर्य होता है समग्र या फिर संपूर्ण। और कौन सी भाषक शब्द है? तो गेस्टाल्ट जो जर्मन भाषक शब्द है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में। अब यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी पियाजे द्वारा। किसके द्वारा? पियाजे द्वारा। और जैसे कि यहाँ पे चारों अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। जो संवेदी गामक अवस्था होती है उसकी जो होती है 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की 7 से 12 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की 12 से 18 वर्ष मानी गई है। या फिर 11 वर्ष प्लस का जो बच्चा है वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आएगा और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की वजह से 7 से 11 वर्ष होती है। और पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था।